नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं। ये विषय जुड़ा है बचपन की यादों से। जी। वो यादें जो कभी मिटती नहीं और शायद हमें बनाती भी हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास आज दो लेखिकाओं जितकला सा और बामा के बचपन के अनुभवों का विश्लेषण है। और ये कोई आम मीठी यादें नहीं है। नहीं, ये कहानियां असल में सामाजिक अन्याय की हैं, अपमान और भेदभाव की। सही कहा। बचपन की ऐसी घटनाएं जिन्होंने इन लेखिकाओं पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि उन्होंने दुनिया को इनके बारे में बताया। एक कहानी हमें अमेरिका ले जाती है, वहां के मूल निवासियों के संघर्षों तक, और दूसरी भारत में जाति व्यवस्था की जो सच्चाई है उस तक। जी। तो आज हम कोशिश करेंगे इन अनुभवों की तह तक जाने की, समझने की कि ये जो व्यक्तिगत कहानियां हैं ये कैसे बड़े सामाजिक मुद्दों पर रोशनी डालती हैं। बिल्कुल। और ये दोनों ही कहानियां अपने आप में बहुत शक्तिशाली हैं। हम देखेंगे कि कैसे दो बिल्कुल अलग माहौल में, अलग संस्कृतियों में पली बड़ी बच्चियों ने अपने अपने तरीके से अन्याय को महसूस किया। हाँ। जितकला सा जो मूल अमेरिकन थीं, जिन्हें अपनी संस्कृति उसे मिटाने की कोशिशों का सामना करना पड़ा, और दूसरी तरफ बामा जो भारत में तमिल दलित समुदाय से थीं और जिन्होंने बचपन में ही छुआछूत का अनुभव किया। तो इस चर्चा का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि क्या हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद ये समझना है कि बचपन के ये कड़वे अनुभव कैसे अंदर एक प्रतिरोध की, एक लड़ने की भावना जगाते हैं और इंसानियत की गरिमा की लड़ाई को कैसे सामने लाते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए पहली कहानी से ही शुरू करते हैं। जितकला सा की कहानी। जी। वो अपने स्कूल के दिनों की एक घटना याद करती हैं जो उनके जहन पर शायद हमेशा के लिए छप गई। उनके लंबे बालों का जबरदस्ती काटा जाना। हाँ। अच्छा, सुनने में शायद लगे कि भाई बाली तो काटे थे, पर उनके लिए, उनकी संस्कृति के लिए इसके मायने बहुत बहुत गहरे थे। बिल्कुल। उनकी संस्कृति में, जैसा कि हमें पता चलता है, लंबे बाल सिर्फ अच्छे लगने के लिए नहीं थे। वो हिम्मत, पहचान, सम्मान, इन सब चीजों का प्रतीक थे। अच्छा। और बाल काटना, खासकर जबरदस्ती, वो एक तरह से बेइज्जती मानी जाती थी। ऐसा बर्ताव या तो युद्ध बंदियों के साथ होता था या कायरों के साथ। अरे बाप रे, मतलब ये बहुत गंभीर बात थी उनके लिए। जी हाँ, उनके समुदाय में बालों का बहुत महत्व था। तो जब जितकला सा ने सुना कि स्कूल वाले उनके बाल काटने वाले हैं, हाँ। तो उन्होंने तुरंत सोच लिया, नहीं, ये तो नहीं होने देना है। वो लिखते हैं कि उन्होंने विरोध करने की ठानी। वो छिप गईं एक अंधेरे कमरे में पलंग के नीचे। अच्छा, ताकि कोई ढूंढ ना सके। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आखिरकार उन्हें ढूंढ लिया गया, खींचकर बाहर निकाला। उन्होंने बहुत कोशिश की, चीखीं, चिल्लाईं, लातें चलाईं, पर उन्हें कस के एक कुर्सी से बांध दिया गया। जबरदस्ती। हाँ, जबरदस्ती। और फिर वो कैंची की ठंडी धातु उनकी गर्दन पर महसूस हुई और उनके वो घने लंबे बाल काट दिए गए। वो इस एहसास को कैसे बयान करती हैं? वो लिखती हैं कि ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा ही कुचल दी गई हो, जैसे वो भेड़ों के झुंड में एक और जानवर हो जिससे हाँका जा रहा है। उन्हें बहुत ज्यादा अपमानित महसूस हुआ। ये सिर्फ बाल कटने का दुख नहीं था, ये कुछ और था, कहीं ज्यादा गहरा। और यही बात इसे इतना महत्वपूर्ण बनाती है ना। बिल्कुल। ये सिर्फ स्कूल का कोई अनुशासन का मामला नहीं था जैसा शायद ऊपर से लग सकता है। हाँ। ये उस वक्त की एक बड़ी सोची समझी नीति का हिस्सा था, जिसे एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन मतलब मूल अमेरिकी बच्चों को उनकी अपनी संस्कृति से, उनकी भाषा से, उनकी पहचान से, उनकी जड़ों से पूरी तरह काट देना। अच्छा। और उन्हें जबरदस्ती जो बहुसंख्यक श्वेत अमेरिकी संस्कृति थी उसके सांचे में ढालने की कोशिश करना। यानी उनकी अपनी पहचान मिटाने की कोशिश। हाँ, सीधी सी बात है, पहचान मिटाने की कोशिश। ये उनकी सांस्कृतिक विरासत पर, उनके आत्मसम्मान पर सीधा हमला था। सोचिए, जिस चीज को आपका पूरा समाज गर्व और ताकत का निशान मानता हो, उसे आपसे छीन लिया जाए और आपको ये महसूस कराया जाए कि आपकी पहचान, आपकी संस्कृति गलत है, कमतर है। और ये सब स्कूल में हो रहा था? हाँ, स्कूल में। जो जगह ज्ञान और विकास की होनी चाहिए, वो सांस्कृतिक दमन का एक औजार बन गई थी। तो ये सिर्फ जितकला सा की कहानी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस दौर में हजारों मूल अमेरिकी बच्चों के साथ जो हुआ उसका एक प्रतीक है, जिन्हें परिवारों से दूर बोर्डिंग स्कूलों में भेजा जाता था ताकि उनकी पहचान को पूरी तरह से मिटाया जा सके। उनका वो छिपना, लड़ना, वो प्रतिरोध, भले ही वो कामयाब नहीं हुआ,
उसमें भी तो एक ताकत दिखती है। हाँ, निश्चित रूप से। उनका वो शारीरिक प्रतिरोध भले ही थोड़ी देर चला और दबा दिया गया, लेकिन वो उनकी अंदर की हिम्मत दिखाता है, अपनी पहचान को बचाने की एक जबरदस्त इच्छा। ये उस पूरी व्यवस्था के सामने एक अकेले इंसान की अपनी गरिमा बचाने की लड़ाई थी। ये घटना हमें उस प्रणालीगत नस्लीय भेदभाव की एक झलक देती है जिसका सामना मूल अमेरिकी समुदायों ने दशकों तक किया। वाकई, ये सोचना भी मुश्किल है कि स्कूल का एक अनुभव इतना दर्दनाक हो सकता है, पहचान मिटाने वाला। जी। अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। ये हमें भारत ले जाती है, बामा के बचपन की दुनिया में। हाँ, बामा एक तमिल दलित लड़की, वो अपने गांव की एक घटना बताती हैं जिसने उनकी दुनिया देखने का नजरिया ही बदल दिया। वो बताती हैं कि एक दिन वो स्कूल से घर लौट रही थी। बाजार में बहुत चहल पहल थी, वो देखती हुई आ रही थी। जी। तभी उन्होंने अपने ही समुदाय के एक बुजुर्ग को देखा। वो जमींदार के लिए कुछ खाने का पैकेट लेकर जा रहे थे। अच्छा। लेकिन जिस तरह से वो पैकेट पकड़े हुए थे, वो बामा को, जो उस वक्त बच्ची ही थी, हाँ, उन्हें बड़ा अजीब लगा, थोड़ा मजाकिया भी। कैसे पकड़े हुए थे? उन्होंने देखा कि बुजुर्ग ने पैकेट को सीधे हाथ से नहीं पकड़ा था, बल्कि एक डोरी से बांधकर उसे अपने शरीर से काफी दूर लटकाए हुए थे और बड़े ध्यान से चल रहे थे। अरे डोरी से? हाँ, डोरी से लटकाकर। बामा को पहले तो देखकर हंसी आई। उन्हें लगा शायद कोई खेल है या पैकेट गर्म होगा। बच्चों वाली सोच। बिल्कुल। लेकिन जब उन्होंने घर आकर ये मजेदार बात अपने बड़े भाई अंडन को सुनाई, जी, तो उनके भाई का जो रिएक्शन था, उसने उनकी हंसी रोक दी, बल्कि गम और गुस्से में बदल दिया। क्या कहा भाई ने? उनके भाई ने समझाया कि बेटा, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। वो बुजुर्ग पैकेट को डोरी से इसलिए पकड़े हैं क्योंकि वो नीची जाति के थे, दलित समुदाय से, और जमींदार ऊंची जाति का था। अगर बुजुर्ग पैकेट छू लेते तो ऊंची जाति वाले जमींदार के लिए वो खाना अपवित्र हो जाता, दूषित हो जाता। तो ये छुआछूत थी। हाँ, ये वही घिनौनी प्रथा थी, छुआछूत। बामा के लिए तो ये एक सदमे जैसा रहा होगा। बिल्कुल। उन्हें पहली बार अपनी सामाजिक सच्चाई का पता चला, उस भेदभाव का एहसास हुआ जिसका उनका पूरा समुदाय रोज सामना करता था। उन्हें बहुत बेइज्जती महसूस हुई, अंदर ही अंदर गुस्सा भर गया कि मतलब इंसान के छूने से खाना कैसे अपवित्र हो सकता है। यही सवाल, यही गुस्सा, ये घटना भारत में सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था की क्रूरता, उसकी अमानवीयता का एक जीता जागता उदाहरण है। और इसे अगर बड़े दायरे में देखें तो ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये उस पूरी सामाजिक व्यवस्था का आईना है जो लाखों लोगों को सिर्फ उनके जन्म के आधार पर अछूत मानती थी, उन्हें इंसान होने के नाते जो इज्जत मिलनी चाहिए उससे भी दूर रखती थी। वो डोरी से पैकेट पकड़ने वाला दृश्य, हाँ, वो दृश्य, वो अमानवीकरण का प्रतीक है। मतलब ऐसा बर्ताव करना जिससे लगे कि सामने वाला इंसान ही नहीं है, उसका स्पर्श भी पवित्र चीजों को गंदा कर देगा। और इस सच्चाई को जानने के बाद बामा ने क्या किया? क्या वो बस दुखी होकर रह गई? नहीं, यही कहानी एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है। अच्छा। उस घटना के बाद उनके भाई ने उन्हें सिर्फ समझाया नहीं, उन्होंने एक रास्ता भी दिखाया। क्या रास्ता? अन्नन ने बामा से कहा कि अगर तुम इस बेइज्जती से बचना चाहती हो, अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तो तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। पढ़ाई पर? हाँ, उन्होंने कहा खूब पढ़ो, अपनी क्लास में फर्स्ट आओ। अगर तुम हमेशा आगे रहोगी तो लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे जुड़ना चाहेंगे। वाह, मतलब शिक्षा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की बात हुई। बिल्कुल। ये सिर्फ जानकारी हासिल करना या नौकरी पाना नहीं था। उनके भाई ने शिक्षा को सामाजिक बराबरी और सम्मान पाने का एक ताकतवर जरिया बताया। ये एक तरह का लंबा चलने वाला प्रतिरोध था। उस अपमानजनक अनुभव ने बामा को चुप नहीं कराया, बल्कि उनके अंदर एक इरादा जगाया, पढ़ने का, आगे बढ़ने का, और ये जो अन्याय वाली व्यवस्था है इसे चुनौती देने का। तो एक दर्दनाक अनुभव ने भी एक सकारात्मक बदलाव की प्रेरणा दी। हाँ, यही दिखाता है ये। तो अब हमारे पास ये दो कहानियां हैं, जित कलासा अमेरिका से, बामा की भारत से। जी। दोनों बचपन की यादें, दोनों गहरे अपमान से जुड़ी हुई। ऊपर से देखें तो एक जगह नस्ल का भेदभाव है, दूसरी जगह जाति का। हाँ, संदर्भ अलग है। लेकिन क्या इनमें कुछ ऐसी समानताएं भी हैं जो हमें कुछ बड़ा सिखाती हैं? हाँ, बिल्कुल है, और बहुत जरूरी समानताएं हैं। जैसा आपने कहा, भेदभाव के आधार अलग हैं, नस्ल, जाति, लेकिन दोनों कहानियों के केंद्र में क्या है? इंसान की गरिमा पर हमला, पहचान को कुचलने की कोशिश। सही बात है। दोनों ही बच्चियों को बचपन में ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जो उन्हें बताती हैं कि समाज की नज़र में वो अलग है, कमतर है
और उनके साथ अलग तरह का बर्ताव किया जाएगा। ये अनुभव उन्हें उनकी सामाजिक स्थिति का एहसास कराते हैं जी। और दोनों ही मामलों में ये सिर्फ उनकी अपनी अकेली घटनाएं नहीं है, ये उस व्यवस्था वाली समस्या के प्रतीक है जिसका सामना उनका पूरा समुदाय कर रहा था। हाँ, जैसे जित कलासा के बाल कटना सिर्फ उनके बाल कटना नहीं था। नहीं, वो पूरी मूल अमेरिकी संस्कृति को मिटाने की कोशिश का हिस्सा था। और वैसे ही बामा ने जो देखा वो सिर्फ एक बुजुर्ग की बेइज्जती नहीं थी। बिल्कुल, वो पूरी दलित जाति पर थोपी गई छुआछूत की जो अमानवीयता है उसका प्रतिबिंब था। ये व्यक्तिगत कहानियां इतनी असरदार क्यों होती हैं? क्योंकि ये हमें उन बड़े बड़े शब्दों जैसे नस्लवाद, जातिवाद का मानवीय चेहरा दिखाती हैं। अच्छा। ये हमें बताती हैं कि इन व्यवस्थाओं का लोगों की जिंदगी पर, उनकी रूह पर क्या असर पड़ता है। आंकड़ों से, रिपोर्टों से ज्यादा ये अनुभव हमें सीधे उस दर्द से, उस संघर्ष से जोड़ते हैं। और प्रतिरोध की बात भी दोनों में है, भले ही तरीका अलग है। हाँ, ये भी एक अहम समानता है। जित कलासा का प्रतिरोध फौरन था, शारीरिक था, छिपना, लड़ना। जी। और बामा का प्रतिरोध वो बाद में जागा, शिक्षा के जरिए लड़ने का पक्का इरादा। बिल्कुल, जित कलासा का प्रतिरोध भले ही उस पल नाकाम रहा, पर वो उनकी हिम्मत दिखाता है। बामा का रास्ता अलग था। उन्होंने भाई की सलाह मानी और ज्ञान को अपनी ढाल बनाने का फैसला किया। ये दिखाता है कि प्रतिरोध कई शक्लों में हो सकता है, कभी खुलकर सामने आकर, कभी चुपचाप तैयारी करके। दोनों ही अपने अपने तरीके से अपनी इज्जत और पहचान के लिए लड़ रही थी। हाँ, आत्मसम्मान और साहस ये दोनों कहानियों के दिल में है। तो इस पूरी बातचीत से हमने क्या समझा? हमने देखा कि जित कलासा और बामा के बचपन के अनुभव कितने अलग दिखते हुए भी कितने मिलते जुलते हैं। जी। जित कलासा के लिए स्कूल में बालों का काटा जाना वो उनकी सांस्कृतिक पहचान को रौंदने जैसा था, एक ऐसा अपमान जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। उनकी अस्मिता पर सीधा हमला था वो। सही कहा। और वहीं बामा के लिए सड़क पर देखा गया वो छुआछूत का नजारा शुरू में भले ही समझ ना आया हो, लेकिन सच्चाई जानने के बाद वो उनकी जिंदगी का एक मोड़ बन गया। हाँ, एक निर्णायक मोड़। उसने न सिर्फ उन्हें समाज की कड़वी सच्चाई दिखाई, बल्कि उनके भाई की सलाह ने उन्हें शिक्षा को, उसे अपनी आज़ादी और ताकत का हथियार बनाने की प्रेरणा दी। वो घटना उनकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली साबित हुई। बिल्कुल। और इन दोनों कहानियों से जो खास बातें निकलकर आती हैं वो आज भी उतनी ही जरूरी हैं। जैसे पहली बात कि अन्याय और भेदभाव का अनुभव कितना गहरा और कितना व्यक्तिगत हो सकता है। दूसरी, पहचान का संघर्ष, अपनी संस्कृति, अपनी जड़ें, अपनी इंसानियत, उसे बचाए रखने की लड़ाई। सही है। तीसरी, प्रतिरोध की जरूरत, चाहे वो किसी भी रूप में हो। और चौथी, सशक्तिकरण की उम्मीद, शिक्षा से, जागरूकता से या किसी और जरिए से अपनी स्थिति को बदलने की कोशिश। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि बचपन में लगी चोटें कितनी गहरी हो सकती हैं और वो कैसे हमारे नजरिए को, हमारे मूल्यों को पूरी जिंदगी प्रभावित कर सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती हैं कि हमारे अपने जीवन में बचपन की वो कौन सी यादें हैं जिन्होंने हमें बनाया है, हमारे मूल्यों को शेप दिया है। क्या कभी अन्याय या भेदभाव का ऐसा अनुभव हुआ है जिसने हमारी सोच को बदला हो? और इन कहानियों से आगे बढ़कर अगर हम सोचें तो समाज में प्रतिरोध के और कौन-कौन से रूप हो सकते हैं? शायद बहुत छोटे, अनदेखे, जिन पर हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते। ये बड़े अहम सवाल हैं। जी, ये व्यक्तिगत कहानियां हमें इन बड़े सवालों पर विचार करने के लिए उकसा